अ, अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। इम्प्लीकेशन से मुराद आप ये ले सकते हो कि पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करो तो व्हाट विल बी द बेसिक रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो कहते हैं वेरी अ मैसिव सर्ज इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सा है वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। आज जिस मुल्क के पास जो चीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं होती वो दूसरे किसी मुल्क से इम्पोर्ट कर लेते हैं और उससे अपने मुल्क की जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेफिशिएंसीज होती हैं, उसको कवर कर लेते हैं। देन अगर मैं बात करता जाऊँ तो नेक्स्ट जो हमारी बात कर रहे हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज इन द इवन मोर ड्रामेटिकली। अब चाइना की ही एग्जांपल दे दूं, वो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे किसी न किसी शोबे में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। अमेरिका जो वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है इन्वेस्ट कर कर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए जो वो कई जगह पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत ज्यादा पार्ट आ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं फॉर द इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज द वेल अंडर वे। ठीक है ना। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट जो सी चीज है वो मैनेजर्स के लिए ये इशू आ रहा है कि किस तरह से अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज किया जाए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टू अकर। मेरे ख्याल से इससे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज आई है वो आई है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट जो सी है वो बहुत ज्यादा वास्ट होती जा रही है। लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की डिमांड्स ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज आर फैसिलिटेट दीज ट्रेंड्स। मेरे ख्याल से जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उससे क्वालिटी का बेटर होना और चीज का मिनिमम प्राइस के ऊपर बन जाना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन है और मैक्सिमम प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और यही चीज है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी चीज को, प्रोडक्ट को बेच भी रहा है और खरीद भी रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसके पास टेक्नोलॉजी वाइज वो एडवांस है, बूस्टअप है। ऑटोमेटिकली जो चीज आप बनाते हैं 10 रुपए की, वो उसकी कॉपी आप ये कह लो कि उसी चीज को उसी तरह की क्वालिटी में या उससे बेटर क्वालिटी में जो सब कम कीमत में बना कर दे देते हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो सी ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो कहते हैं सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशन अराउंड द ग्लोब टू टेक द एडवांटेज ऑफ नेशनल डिफरेंसेस ऑफ द कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब अगर अपनी सिंपल सी बात करते जाओ, आप जिस वक्त अमेरिका से कोई चीज मंगवाते हैं आती तो वो $2 या $3 की है, ठीक है, मगर वो जिस वक्त पाकिस्तान में आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तकरीबन 165 या 170 के साथ तो वो 340 रुपए की बन जाती है। अब उनके लिहाज से तो सिर्फ सिर्फ $2 है, मगर हमारे 340 रुपए हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो डिफरेंस है उनकी करेंसी की वैल्यू का ज्यादा होना और हमारी करेंसी की वैल्यू को क्या होना, कम होना, यही डिफरेंस जो सा है वो आप अचीव करने के लिए आपने यहाँ से लेबर भी बाहर जाते हुए देखा होगा। आप सऊदी अरेबिया की बात कर लो, आप दुबई की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं सिर्फ सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू है, उनकी करेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे रहकर वो जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा वो बाहर जाकर कमा सकते हैं। इसी तरह हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाने का भी एक ही रीजन होता है लोगों के लिए। हमारी जो सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या हमारे फ्रूट्स वगैरह या हमारी जो सी है नेचुरल वेजिटेशन के जो प्रोडक्ट है, चाहे वो राइस है, शुगर केन है या कोई भी चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली हमारी उनके लिए सस्ती पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो यही चीज़ जो सी है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को अगर बड़ी सिंपल सी बात कर दूँ, आपको दुनिया के जिस जिस हिस्से से जो जो चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ पे जाकर उसको, या आप ये कह लो कि जहाँ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट होता है, जहाँ पे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे एक चीज एनर्जी, एनर्जी जो सी है वो पावर सेक्टर को कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कहा जा सकता है। हर वो चीज जिससे मशीनें चलती हैं उसको हम एनर्जी मानते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको कोल से चला रहे हो तो वो भी एनर्जी है, आप उसको विंड से चला रहे हो वो भी एनर्जी है, आप उसको जो है पानी से चला रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे वो भी एनर्जी है, आप उसको जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर रहे हो तो वो भी है। तो वो तमाम की तमाम चीजों को अगर आप बेस्ट यूटिलाइज कर लोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी। और यही चीज देखना, ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि जब आप प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करते हो, पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश करते हो, तो मार्केट को भी ग्लोबलाइज करने की कोशिश की जाती है।
मार्केट क्या है, यूजर को कहा जा सकता है और सप्लायर को कहा जा सकता है। जहां पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज की कीमत मिले और खरीदने वाले को कम से कम रेट के ऊपर वो चीज मिल रही हो, यानी कि बेचने वाले का मैक्सिमम प्राइस पे बेचने की कोशिश होती है और खरीदने वाले का कम से कम प्राइस पे खरीदने की कोशिश होती है। ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई वहीं भी इक्वेट होती है जहां पे दोनों आपस में, बेचने और खरीदने वाला आपस में तैयार हो। तो वो कहते हैं मर्जिंग द हिस्टोरिकल डिस्टिंक्ट बिटवीन द सेपरेट नेशनल मार्केट इनटू अ ह्यूज मार्केट। आपकी आजकल दुनिया एक ग्लोबल पैलेस बन गई है, आपकी ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। जैसे आपको गांव में रहने वाले तमाम लोगों को आपस में एक दूसरे को पता होता है। आप अगर किसी गांव में चले जाए ना, तो वहाँ पे आपको लोकेलिटी के अंदर आपको नजर आएंगे 100 या 150 घर। 100 या 150 घर में वो जो कुछ रह रहे होते हैं, जो कोई बंदे होते हैं, वो सबका एक दूसरे को पता होता है। इसी तरह आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, उसके साथ कोई भी चीज खरीदो फरोख्त करते हो, उसका आपको पता है, आपको उसका पता है। तो ये सारी चीजों से वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है। देन वो कहता है एज अ फर्म फॉलो ईच अदर अराउंड द वर्ल्ड, दे ब्रिंग प्रोडक्ट्स। वो पूरी दुनिया में अपनी चीज को बेच सकते हैं। ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजीज अपनी हिकमत अमली लेकर आ सकते हैं, प्लान लेकर आ सकते हैं। बाज ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ बाहर से अपना पैसा लेकर आती है, साथ कुछ नहीं लेकर आती। बाज ऐसी होती है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाकर आपको देती हैं। जैसे आप बाहर से बनी बनाई थिंग्स हैं, वो इंपॉर्टेंट जीन्स आ जाती है, इंपॉर्टेंट आपको जॉगर्स वगैरह आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट आपकी जो सी टेक्नोलॉजी आती है इन शेप ऑफ माइक्रो, वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको यहाँ पे लाकर पैसा देते हैं और बाकी अपनी हिकमत अमली लेकर आते हैं। वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो बाहर से नहीं लेकर आते। आपकी लेबर आपकी यूज करेंगे, लैंड आपकी यूज करेंगे, उसके बदले आपको भी अर्निंग होती है। जैसे जैज है, वारिद है, वो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पैसा लेकर आए हैं। टेक्नोलॉजी आपकी यूज कर रहे हैं, आपकी मैन पावर को यूज कर रहे हैं और आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और उसके बदले आपको टैक्स भी दे रहे हैं और आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। फिर बाज का ऐसा होता है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी रखती हैं कि लोग आपकी चीज को डिमांड करते हैं। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में आपकी चीज की प्रोडक्ट की मांग होती है। BMW उन्होंने एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया है, पूरी दुनिया में उनकी मांग है, डिमांड है। इसी तरह रोड साइड्स की बात कर लो, फरारी की बात कर लो, आप जितने भी हाई लेवल प्रोडक्ट हैं उन तमाम की अगर आप जिक्र कर लो, तो उन्होंने सिर्फ अपना एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया है। सैमसंग है, पूरी दुनिया में अपने मोबाइल्स को बेचता है सिर्फ किस लिए, क्वालिटी के ऊपर। आईफोन है, आईफोन का यूजर कभी भी सैमसंग की तरफ जाता ही नहीं है, उसको आईफोन के अलावा कोई दूसरी चीज पसंद ही नहीं आती। वो क्या है, उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी रखी हुई है। देन वो कहते हैं कि बाज का ये भी होता है कि टेक्नोलॉजिकली इनोवेट करना आपको बाज का ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी आपको जो है वो मूव करती है फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल। तो वो कहते हैं ये अलाउ मैनेजर टू क्रिएट एंड देन मैनेज द ग्लोबली डिस्पर्ड प्रोडक्ट सिस्टम। वो कोई ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, और ऑटोमेटिकली वो चीज उनसी है, वो मैनेजर का ही काम होता है कि हाउ टू मैनेज इट। देन वो कहते हैं फर्दर फैसिलिटेट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। बाजू का ऐसा होता है कि चीज पहले से मार्केट में मौजूद होती है, मगर वो उसको ग्लोबली फर्दर फैसिलिटेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे बाजू का आपने देखा होगा कि सेल्स प्रमोशन लगती है, एडवर्टीजमेंट लगती है, वो भी तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाती है और फैसिलिटेट इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। बाजू का आप अपनी मार्केट को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन हो जाएगा। अब हम आज जो बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो सा फेज आता है, हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए मैनेजर क्या क्या काम करते हैं, उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब ग्लोबलाइजेशन में या ग्लोबलाइजेशन की राह में हायर रुकावटें कौन सी हैं, इनको बैरियर्स भी कह सकता हूँ, डिफिकल्टीज भी कह सकता हूँ, कॉन्स्टेंट्स भी कह सकता हूँ, ड्रॉबैक्स भी कह सकता हूँ। उसमें सबसे पहले याद रखिएगा आपका जो प्रोटेक्शनिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से किसी चीज की हिफाजत करने को कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंड्स वो होते हैं जो दूसरे लोग होते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात करो, मैंने शुरू में एक चीज बात की, टैरिफ की बात की, कोटा की बात की, आपके बाहर से आने वाली चीज जो सी BMW है, अगर लेट्स सपोज अगर वो पूरी मार्केट में कहीं पे भी बेचो तो वो उस रेट पे नहीं बिकती जो कि पाकिस्तान में आता है। उसके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लगता है, इम्पोर्ट लाइसेंस लगता है, उसके अलावा उस पर टैरिफ डाला जाता है, उसके अलावा उस पर सेल्स टैक्स डाला जाता है। वो चीज इतनी को महंगी हो जाती है कि खरीदार उसको खरीदते हुए उसकी बाइंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड के कानून के मुताबिक ये होता है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कम हो जाती है। तो ये कंस्ट्रेंट है ग्लोबलाइजेशन के नाम में।
आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हो ना, तो वो अपने लोकल प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स से बचाने के लिए, डिसएडवांटेजेस से बचाने के लिए वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इस तरह की बैरियर्स लगा के। सेकंड होता है बात का नेशन का डिफरेंस बड़ा होता है कंज्यूमर के बिहेवियर का। आप बड़ी सिंपल सी बात करते रहो, हमारे यहाँ पे कुछ यूजर्स का ना ट्रेंड डिफरेंट है। पूरी दुनिया में सुजुकी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बिकती, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिकती है। पूरी दुनिया में जो है वो कोक ज्यादा बिकती है, जबकि पाकिस्तान में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पेप्सी ज्यादा बिकती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दिन से डिफर आ जाता है। तो आप ये समझें कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं तो कंज्यूमर बिहेवियर बड़ा होता है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में मैकडोनल्ड का या केएफसी का जिक्र किया था, मैंने कहा था कि कल्चर का उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इन तमाम डिफरेंसेस की वजह से भी बाजू का जो है वो, जैसे चाइना है वो यहाँ पर आकर वो चीजें नहीं बेच सकता जो हराम है, हलाल प्रोडक्ट उसको बेचनी पड़ेगी, हलाल चीजों को नहीं, हुई चीजों को आगे वो बेचेगा। आगे वो करेंगे। नेशन डिफरेंट इन बिजनेस सिस्टम है, बाजू का तो आपका जो बिजनेस का कल्चर है ना, बिजनेस का एटमॉस्फेयर है, वो तमाम का तमाम भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाते हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात करते हैं तो हमारा जो बिजनेस सिस्टम है वो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंड करता है, इस्लामिक लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी बात आ जाता है। और चौथे नंबर पे जो डिफरेंस आता है वो सोशल सिस्टम का आता है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जिनसे इस्लाम को मानने वाले हैं या मुस्लिम हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस आ जाएगा सोसाइटी का। और पाकिस्तान में एक और अगर बात एग्जाम्पल करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सोशल सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी आ जाता है, कास्ट सिस्टम भी आ जाता है, बिलीव्स भी आ जाते हैं, रिचुअल्स भी आ जाते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें भी बड़ी आती हैं। अब वेस्टर्न में आप तरक्की की जो ज्यादा वजह देखते हैं उसमें एक तो उनका कोई भी बच्चा है घर में, अगर 4 लोग रह रहे हैं तो वो 4 के 4 ही कमा रहे हैं। पाकिस्तान में एक कमा रहा है और बाकी सब बैठ के खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सोशल कल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के लिए ये 4 आपकी कॉन्स्टेंट्स आती हैं, जिनकी वजह से कारोबार कभी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में रुकावट पैदा हो सकती है। अब याद रखिएगा, सोशल कल्चर के अंदर 2 चीजों को देखा जाता है, कुछ चीजें होती है नॉर्म्स में और कुछ चीजें होती है सोशल कल्चर में। सोशल कल्चर है क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिस्टम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज कहते हैं तकादात को, नॉर्म्स कहते हैं रसूमात को, that are held in the common by the people living in the society। ये जो कारोबार में या लोगों का रहन सहन है वो आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक चीज हमने नॉर्म्स का जिक्र किया, तो नॉर्म्स क्या है, सोशल रूल्स एंड द गाइडलाइंस दैट प्रेस्क्राइब अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। अब बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, इसका अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पेट तो नहीं है मगर शायद आपको समझने में हेल्प कर जाए। आप अगर देखते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी शो का आलम होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हैं, ब्लैक कलर जो है वो पहना जाता है। पाकिस्तान या इस तरह के जो से ममालिक हैं जहाँ पे जैसे इंडिया है, वहाँ पे व्हाइट कलर जो है वो क्या कहते हैं विडो के लिए पहना जाता है। मगर जिस वक्त आप चले जाते हो यहूदियों में या ईसाइयों में या क्रिश्चियंस में, तो वहाँ पे वो व्हाइट कलर जो है वो किसी हैप्पी या वेडिंग सेरेमनी के ऊपर पहनते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्म्स आपके कल्चर की हिस्सा होती हैं, आपका बिहेव होता है कि आप किस तरह की सूरत हाल में किस तरह का बिहेव करेंगे। जैसे हमें जब भी कोई तकलीफ आती है तो हम रब को याद करते हैं। ठीक है, रब के याद करना हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी रसूमात हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा बिहेवियर है, और ये कहाँ से ड्रा हुआ, हमारी नॉर्म्स से हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो सोशल कल्चर और नॉर्म्स में आएंगी। ठीक है, अच्छा, आई थिंक सो कि यहाँ पे इसका सेशन 2 खत्म करते हैं इंशाल्लाह। इससे जो नेक्स्ट का जिक्र है वो हम इससे नेक्स्ट सेशन की वीडियो के अंदर बात करते हैं। तब तक इस वीडियो को देखिएगा, और इसमें अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव द कमेंट और आस्किंग सेपरेटली।